हेलो गाइस, वेलकम टू द एलईएस लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। मेरा नाम रोहित है और आज क्या कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं जो चैप्टर है ना आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके सारे कॉन्सेप्ट हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो ज़्यादा इस चैप्टर में एक्चुअली कॉन्सेप्ट है नहीं, तो छोटी सी रहने वाली वीडियो और जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो हम देख लेंगे इस एक वीडियो में। तो पर्पज़ क्या है इस वीडियो का कि भाई एक तो आप पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप इसी वीडियो में सीख लोगे। दूसरा, जब एग्जाम से मतलब 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले या एक दिन पहले आपको रिवाइज करना हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो क्विकली, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मैंने ऐसी सीरीज बना रखी है सबकी, सारे चैप्टर्स की मैंने एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बना रखे ताकि प्लेलिस्ट। ठीक है। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जब मैं स्कूल में था ना तो इस चैप्टर का नाम होता था हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट्स एंड डिस्टेंस, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली हाइट और डिस्टेंस की बात हो रही है। पर ये भी सही है जो आजकल चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि बेसिकली ये जो हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो रही है ये है तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ही। पर जब मैं स्कूल में था तो ये होता था इस चैप्टर का नाम। एनीवेज, वो हो गई पुरानी बातें, स्कूल टाइम की। पुराना भी नहीं हो वैसे में। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ इधर वापस से फोकस। तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि भाई ये आपका, मैं शुरू कर रहा हूँ बस अब। ठीक है, तो ये आपका राइट ट्रायंगल है। ये आपका राइट ट्रायंगल है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि राइट ट्रायंगल में ये मतलब कौन सी वाली साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूस है। तो अगर मैं इस एंगल के रेफरेंस में देखूं, वाला एंगल मान लो मैं थीटा मान लो, तो जो भी एंगल के रेफरेंस में, जैसे मैं इनका नाम भी दे देता हूँ ना, ये चीज़ सीख लो। ये बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक। और मैं इस थीटा एंगल की बात करूँ, यानी एंगल सी की बात करूँ, ए सी बी को थीटा मान लिया। एक सेकंड, कॉन्सेप्ट सीख लो, थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन इसी से बात बनेगी। तो ये ए सी बी थीटा है, तो हमेशा ध्यान रखना जो जिस थीटा के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। और थीटा से जो जहाँ पर थीटा बन रहा होता है ये बेस में वाली साइड बेस होती है। तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। तो आप सोचोगे कि सर आप तो ऐसे ही बता सकते थे कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस। वो ठीक है, लेकिन थीटा के रेफरेंस में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार थीटा ऊपर नीचे दे देता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो थीटा यहाँ दे दिया होता है कि ये थीटा के रेफरेंस में लिखा है वाइट, इस थीटा के रेफरेंस में आप बताओ, मैंने आपको बोला थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, तो मतलब ये बीसी वाली परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर के सामने यही है, तो कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूस यही होगी और ये परपेंडिकुलर। कहने का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। जब थीटा फिर जो बच गई वो बेस, आप ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो ऐसे सोच लो कि थीटा जिस वाली बेस के साथ एंगल बना रहा है वो बेस। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है और क्वेश्चंस में ये चीज़ें कंफ्यूज करेगी आपको। अगर मान लो थीटा यहाँ के थीटा के रेफरेंस में दे, यहाँ के थीटा, हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। दोबारा बोलता हूँ, थीटा के सामने वाले जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और फिर बची हुई तो बेस है। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेसिक। दूसरा, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी है उसमें कौन कौन से होते हैं, साइन, ध्यान से सुनो, साइन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा, ये तीन ही याद कर लो। बाकी तो फिर उसके रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉस जो सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन कॉस और टेन आपको पता चल जाए तो बाकी आपको कॉसेक सेक और कॉट भी पता चल ही जाते हैं। ठीक है, पता है ना आपको, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है, तो अब इस परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला एंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो है इसके रेफरेंस में साइन थीटा क्या होता है ये आप जान लो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा, अगर इस थीटा की बात करूं तो साइन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी, अगर मैं इसको नाम देखूँ तो ए बी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस यानी ए सी, ए बी सी आपका साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना नहीं चाह रहा ए बी ए सी है, तो आप अपने ट्राइंगल के हिसाब से जो भी नाम दे रखा होगा वो देख लेना। पर आपको ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन। और अगर मैं आपसे पूछूं सेक थीटा क्या होता है, तो मैंने आपको बताया भी आपको कि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन। सिमिलरली कॉसेक क्या होगा,
साइन का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सिमिलरली टेन कॉट क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल यानी कि बेस अपॉन। कहने की बात ये कि आपको ये जो मैं वाइट बॉक्स में बना ये आपको याद होने चाहिए कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने के बहुत सारे मार्केट में चीज़ें हैं, मैंने कोई प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया, सीधे याद कर लो। छोटी सी चीज़, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको रटने की ट्रिक्स चाहिए तो बात सही नहीं, आप सीधे याद कर लो। वैसे आप देखो याद करना ईजी भी है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन, ट्रिक आपको आती है तो उससे देख ले, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन कॉस टेन क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिनका मतलब क्या हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, सबसे पहले मैं सिखाता हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे आई है, ये आई है आपके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, ये आई है, और ये यहाँ पर रखे हुए एक, मान लो यहाँ ये बॉक्स इसकी तरफ देख रही है, तो कहाँ से देख रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से देख रही है, तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये उसे कलर से बनाता हूँ, ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, मतलब आप वर्ड का मतलब, सेंटेंस का मतलब समझो, जहां पर ये साइट मतलब देखने वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक इस बॉक्स की तरफ देख रहा है ना, लाइन ऑफ साइट, तो इसी को बोलते हैं। तो नीचे जब आप नीचे होता है ना, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बॉक्स, ये बॉक्स क्या आपका ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और आंख नीचे है, मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान से सुनो, मतलब कोई चीज ऊपर है, मतलब समझो आप कोई बड़ी बिल्डिंग के पास खड़े हो तो आप नीचे से ऊपर देखोगे ना बिल्डिंग के टॉप पे, मान लो ये बिल्डिंग का अगर कोई टॉप है, इसको बॉक्स की जगह नहीं, अगर मैं ऐसे बोलता कि ये बिल्डिंग है, मान लो कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, जैसे ग्राउंड पे खड़ी है बिल्डिंग, तो ये कोई, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे ही दिखेगा, ऊपर की तरफ देख, तो ये इसको बोलेंगे जिस डायरेक्शन में देख रहा है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, जो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ये समझाना चाहता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहाँ बनेगा, तो ये ऊपर देख रहा है तो ये बन गया, ग्राउंड से बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब ये जमीन से, तो ये जमीन से ये जो थीटा एंगल है इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो कोई बंदा या कोई चीज हम नीचे से ऊपर मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, तो वो जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ, ये नीचे से ऊपर देख रहा है ना, जैसे ये बंदा भी नीचे खड़ा हुआ है और ऊपर टॉप देख रहा है, ये टॉप है बिल्डिंग का, इस टॉप की तरफ देख रहा है, तो नीचे से ऊपर देख रहा है ना, तो ये जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है जब नीचे से ऊपर किसी चीज को देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जिस डायरेक्शन में मतलब ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसको भूल भी जाओ, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ आना चाहिए कि जब भी ग्राउंड से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, ग्राउंड से सट के जो एंगल बनता है उसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर कर दिया मैंने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरे शब्दों को। जमीन पे खड़ा हुआ है, जमीन पे खड़े होके कोई ऊपर टॉप ऊंची चीज को हम देखते हैं, तो जो जमीन से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जमीन से खड़े होकर टॉप की चीज देख रहा है, तो ये जमीन यानी येलो कलर की ये जमीन है, इससे जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा सा गैस करो क्या होता होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, नहीं कर पा रहे गैस, एंगल ऑफ, तो यार गैस, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई खास नहीं है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, और बिल्डिंग ऑब्वियसली खड़ी हुई होगी, हवा में तोड़नी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग पे खड़े होके कोई इंसान है, बिल्डिंग पे खड़े होके, और यहाँ पर मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ है, कोई बॉक्स है, तो अब ये बंदा ऊपर से नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे जब देखता है ये ऐसे ऊपर से, तो फिर ये जो एंगल बनता है ना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो
एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और नीचे से ऊपर, ये नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। आप याद भी कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। एलिवेटर होता है ना भाई, एलिवेटर लिफ्ट, मेट्रो में जाते हो, बच्चे दिल्ली से हैं तो आजकल बहुत सारी जगह मेट्रो आ गई, लेकिन दिल्ली वालों को तो स्पेशली पता है कि मेट्रो में हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एलिवेटर दिखता है ना, तो एलिवेटर मतलब ऊपर जाने वाला। याद करने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, एलिवेटर मतलब ऊपर ले जाता है, वैसे तो नीचे भी ले जाता है, लेकिन यहाँ याद कर लो कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर। तो जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और ध्यान रखना, जब ऊपर से नीचे देखते हैं, किसी चीज को ऊपर से खड़े होकर नीचे देखते हैं, टॉप से डाउन देखते हैं, तो वो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं, ये एंगल का बनेगा, ये ऊपर बनेगा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल जैसे यहाँ तो ग्राउंड से बनता था, इस वाले केस में ध्यान से सुनो, इस वाले केस में तो जमीन से जो एंगल बनता था उसको बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तो टॉप पे खड़ा है, तो यहाँ इमेजनरी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजनरी मान लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आप इमेजनरी मान लो, इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा सा एंगल में गलत बना गया, ये यहाँ बनता है, ये इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ बनेगा ये एंगल। ठीक है, देखो दोबारा एक्सप्लेन कर, इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि नीचे तो जमीन है ही, ऊपर इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। आपको ये चीज तो समझ आ गई ना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये कोई बिल्डिंग है जी, टावर मान लो, या फिर कोई टावर, ये कोई टावर है, और यहाँ पर टावर पे कोई बंदा खड़ा है भाई, और ये बिल्डिंग जमीन पे है, और यहाँ टावर पे कोई ऐसा बॉक्स रखा हुआ है, कोई बॉक्स रखा, ठीक है जी। अब ये बंदा ऐसे ऊपर से नीचे देख रहा है, ऐसे ऊपर से ये नीचे देख रहा है, तो क्या होगा, जो ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको ऐसे याद करो, डिप, डिप मतलब नीचे होना, डिप तो डिप्रेशन, नीचे की तरफ जो हम देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ऐसे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, इमेजिनरी, ऐसे इमेजिनरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एंगल बना इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, ये कॉन्सेप्ट मैं देखो आपको बताना चाहूंगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कई बार क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, हवा में जो ऊपर की तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है के साथ ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ऊपर से नीचे देखते हैं। अब ये जो एंगल थीटा है ना, ये इस थीटा के बराबर होता है। ये देखो आप ध्यान से देखो, अब मैं कुछ और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की वजह से, तो कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो ये वाला एंगल ध्यान रखना इसके बराबर आता है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल से जो, ये तो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये जो जमीन से जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर आता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये वाली चीज आएगी, तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। वैसे कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या है कि जब ऊपर से नीचे हम कोई चीज देखते हैं, तो ये ऊपर से नीचे हम बॉक्स की तरफ देख रहे हैं, तो ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन क्या मैं एक चीज और क्या ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एंगल कैसे होते हैं, ऐसे जो जेड पे बनते हैं, ऐसे जेड पे बनते हैं ना, इक्वल होते हैं अल्टरनेटिव। ये ध्यान से देखो, ये जेड बन रहा है ना, उल्टा जेड बन रहा है ऑरेंज कलर से, जेड बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो कई बार ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखना ये भी 30 डिग्री होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यही मैंने बता दिया, तो हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आप कंफ्यूज। ठीक है जी, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, और बाकी फिर क्वेश्चन करो, इसी पे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से हाइट निकलवा ले, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको हाइट सॉल्व करवा देगा, कई बार के टावर की हाइट बताओ, एंगल दे देगा, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे हम सारे डील करेंगे। तो एक ही एक्सरसाइजेस को इस वाले चैप्टर में सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके वैसे देख लेना, मैं एक्सरसाइज करा चुका हूँ, लेकिन मैं और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड अभी आने वाली वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में पक्का। पर ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम कंक्लूड करते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो कंक्लूड कर रहे हैं हम, कंक्लूड हम कर रहे हैं। आज हमने बस सबसे पहले तो ये पढ़ा, जब भी ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू होती है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन। तो ये हमने पढ़ ली। दूसरा कौन से हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई थीटा के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और जो
ये हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जिस भी थीटा के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और ये आपको याद होना चाहिए। ये पहली चीज पढ़ी हमने। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम नीचे से कोई चीज को ऊपर देखते हैं। तो मान लो कोई बंदा यहाँ नीचे से, यहाँ ऊपर ये बिल्डिंग का टॉप है, मान लो टॉप को देख रहा है, तो नीचे से ऊपर देख रहा है, नहीं नीचे से खड़े होके ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये जो ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना, ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना, इसको ये हमने समझा। और तीसरी चीज हमने क्या समझी कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हमने जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर मान लो कोई बॉल रखी है, और ये ऊपर से हम ऐसे नीचे बॉल की तरफ देख रहे हैं, तो ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मतलब जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली जो एंगल है, ये कॉन्सेप्ट में आपके क्वेश्चन में आएगा कि ये वाला जो एंगल है, ये ऐसे देखो z बन रहा है, तो अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो ये चीज आपको तब समझ आएगी जब क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वैसे ऊपर से नीचे तक जब हम देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तो बनता है, लेकिन ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बराबर होता है यहाँ के, क्योंकि ये देख लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जो हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा है सीबीएसई 9th में, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा तो आसान भाषा में समझ लो, जहां पर ऐसे जेड पे जो एंगल बन रहे होते हैं ना, तो ये अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो ये देखो उल्टा जेड बन रहा है ये, और ये एंगल इक्वल हो। तो इतना ही कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं समझा पाया आपको। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो क्वेश्चंस के थ्रू तो आपको चीज़ें समझ आई जाएगी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।